बेसिकली एरे का हमने डिज़ाइन के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी कि उस पे प्रोब किस किस्म के हो सकती हैं, उनकी लेंथ होती है डिफरेंट, और डिफरेंट तरीके से वो बनाई जा सकती है, डिफरेंट पर्पसेस हैं, डिफरेंट स्टडीज़ हैं। सो सो बेसिकली आपके जो अरे का डिज़ाइन जो है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसकी बेस पे आप अरे डिज़ाइन करते हैं, अपनी माइक्रो अरे डिज़ाइन करते हैं। कि किस जीन को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, किस डीएनए सीक्वेंस को आप चिप पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सो 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 फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर आप कंप्लीमेंट्री डीएनए बेस्ड अरे जो है वो करते हैं, तो उसके लिए आपको क्लोन सेट करने पड़ते हैं डीएनए लाइब्रेरी से, और उसको जो है वो उससे फिर एक्चुअल प्रोब्स आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं, करते हैं आप। जबकि अगर आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जैसे कि मैंने बताया था कि वो स्मॉल सीक्वेंसेस होते हैं, देखिए हमें शायद 15 to 20 बेस पेयर्स के आई गेस होते हैं, और दे आर वेरी स्मॉल। सो अगर आप उसकी करते हैं तो दे आर उसके लिए आपको स्पेशलाइज जो है वो क्या कहते हैं इक्विपमेंट चाहिए, और वो इक्विपमेंट मतलब बहुत फाइन इक्विपमेंट चाहिए जो फाइन प्रिंटिंग कर सके, स्पॉटिंग कर सके। उसके लिए फिर हमें कंपनीज को करना खुद से भी अपनी माइक्रो रे, अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो तो लैब में खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड यानी जो कि बहुत स्मॉल बेस पेयर्स होते हैं, बहुत कम बेस पेयर्स होते हैं, उनकी केस में जब आपके प्रोब न्यूक्लियोटाइड हों तो आप उसमें किसी कंपनी को या थर्ड पार्टी को देते हैं डिज़ाइन करने के लिए। न्यूक्लियोटाइड आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और आपके रिजल्ट बेहतर आते हैं। बेस पेयर्स जो है उसकी लेंथ कम है, इसका मतलब है कि बाइंडिंग आपकी अच्छी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आप मेरे ख्याल में बीच में लोग इमेजेस शेयर करते जा रहे हैं। आई वुड रिकमेंड कैन नॉट टू डू दैट, बट एनीवेज सो हम बात कर रहे थे कि प्रोब जब न्यूक्लियोटाइड होता है तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और बेहतर रिजल्ट देता है। ऑल दो उससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कम्प्लेक्सिटी मतलब एक ही जीन जो है, अगर मसलन 1000 बेस पेयर्स का है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके कितने प्रोब डिज़ाइन होंगे। लेकिन जो भी डिज़ाइन होंगे दे वर वेरी दे विल बी वेरी फिक्स्ड, और दे यू कैन से दे विल बी हाईली एक्यूरेट, और उनके लिए आपको मैच चाहिए होगी आपके जो भी इसमें बाइंडिंग होगी। इसका मतलब है योर एक्सप्रेशन प्रोफाइल इज वेरी गुड। सो इन दैट केस लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड जो है अमूमन आपको जो है वो डिज़ाइन करवाना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी से। सो बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बाइंडिंग अफिनिटी। बाइंडिंग अफिनिटी जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है? बाइंडिंग अफिनिटी से मुराद ये है I guess someone is again sharing the image. I know, never know why. So binding affinity जो है प्रोब्स की वो किस चीज़ से पे डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोब सीक्वेंस है और जो टारगेट है वो कितने परसेंट मैच करता है। और उसमें मैचिंग में आपकी जो एटी और जीसी की जो कंटेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इन एडिशन टू दिस जो बहुत सारे और फैक्टर्स भी जो है आपको मद्देनजर रखने पड़ते हैं, खासतौर पे जब आप न्यूक्लियोटाइड प्रोब जो है उसके सीक्वेंस को एज अ प्रोब जो है वो ले रहे हो। वो फैक्टर है कि ability of a probe to accurately measure transcript of a given gene. So
बेसिकली हम जानते हैं कि प्रोब जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है किसी ना किसी जीन का। सो जब आप लिग्नोन्यूक्लियोटाइड प्रोब बनाते हैं, इसका मतलब है आप एक जीन को, एक जो प्रोब को एक बहुत छोटे-छोटे पीसीज़ में जो है वो उसको डिवाइड करके स्पॉटिंग करते हैं। तो उस केस में आपकी अ, ये चीज़ की एबिलिटी के कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपका आपके सैंपल में जो जीन है वो इस प्रोब से अटैच कर जाएगा। सो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रोब डिज़ाइनिंग पे, और ये डिज़ाइनिंग कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इन दी एंड जो मशीन की जो स्पॉटिंग है माइक्रोरे की वो तो मशीन्स के थ्रू ही होती है, लेकिन उसके डिज़ाइन जो है आपको एज आ इनपुट देना पड़ता है मशीन्स को। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होता है आपके सैंपल में। सो इट इज़ पॉसिबल कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से उसका सीक्वेंस अल्टर हो जाए, या कोई और ऐसी रेपिटेटिव सीक्वेंस वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है। सो इन फैक्टर्स की वजह से जो है आपकी जो प्रोब से बाइंडिंग है वो मुतासर हो सकती है, वो इफेक्ट हो सकती है। सो सो बेसिकली अगेन वही वाली बात है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू आर डिजाइनिंग। इसमें एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि जो सीक्वेंस आप ले रहे हैं, जो सीक्वेंस इन क्वेश्चन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो जीनोम में यूनिक हो। मतलब उससे सिमिलर जो सीक्वेंस है अगर कोई होगा जीनोम में, तो वो भी कम्पीट करेगा प्रोब के साथ बाइंडिंग के लिए। इसका मतलब है कि अगर वो भी बाइंड कर जाएगा तो यू विल गेट फॉल्स रीडिंग, फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग। फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग का मतलब ये है कि आप आपकी जो सिमिलर सीक्वेंस वो भी प्रोब के साथ बाइंड हो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि दैट पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेसिंग, और वो एक्चुअली वो उससे सिमिलर सीक्वेंस जो होगा वो उसका उसका सीक्वेंस जो है वो बाइंड हुआ होगा प्रोब के साथ। सो दैट मीन्स कि अगर आपका जो सीक्वेंस इन क्वेश्चन है वो यूनिक नहीं है, और उससे सिमिलर सीक्वेंसेस मौजूद हैं आपके जीनोम में, सो इट कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर यू इन द एंड, especially while analyzing the results. So oligonucleotide की केस आपके पास जो जीनोमिक सीक्वेंस की जो डेटाबेस है उसकी एक्सेस भी होना लाजमी है, ताकि आप देख सकेंगे हाउ मच यू कैन से दिस सीक्वेंस इज यूनिक इन द जीनोम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। सो उसमें आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स या डेटाबेस सर्चिंग या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोरे जो है वो सोर्सेज के कुछ advantages हैं ओवर प्रोड्यूसिंग माइक्रोरे। सो क्या उसमें एडवांटेज है? एक तो सबसे बड़ी बात जी, कोई सवाल है? ओके, वैसे ही किसी की डिस्टर्बेंस। स्टैंडर्ड्स ऑलवेज रिलायबल और हाई क्वालिटी के होते हैं, हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, और वो जो आपको अगर आपकी जो सीक्वेंस इन क्वेश्चन है वो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्टिंग में आपका सीक्वेंस इन क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप उसको खुद से उसकी वजह ये भी है कि sometimes when you are working on a novel gene you want it to remain hidden from the rest of the world,
और आप उस पे उसकी उसकी प्रोफाइल को खुद एक्सप्रेशन प्रोफाइल को खुद उसके पैटर्न को खुद स्टडी करना चाहते हैं और इसको पब्लिश करना चाहते हैं, उसको पेटेंट करवाना चाहते होते हैं। जबकि आपके पास कोई नॉन सीक्वेंस हो तो उसको आप इंडस्ट्री से डिज़ाइन करवा सकते हैं और आपको इसमें परेशानी नहीं होती कि वो सीक्वेंस लीक होके मतलब पब्लिक रिपोजिटरी में जाएगा और लोग उसको क्लेम करेंगे। सो दैट्स वाई जब आपके पास अनसीक्वेंस्ड ऑर्गेनिज्म का हो या नोवल जीन पे आप काम कर रहे हो, नोवल सीक्वेंस पे काम कर रहे हो, सो यू शुड डिजाइन योर ओन माइक्रोरेट than that you should design it from industry. So अब आते हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोरे डाटा एनालिसिस। सो बेसिकली अभी तक हमने माइक्रोरे से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है। सो अब हम देखते हैं कि माइक्रोवेव डाटा एनालिसिस से रिलेटेड क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। उसमें मोस्टली जब आप किसी डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, तो जब भी आप कोई डाटा एनालिसिस करते हैं तो आपके ज़हन में कोई हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, और आप हाइपोथेसिस एक एस्टेब्लिश करते हैं एक साइंटिफिक वे में और उसके अगेंस्ट उसका नल हाइपोथेसिस भी डिज़ाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स मसलन अगर मैं मिसाल दूं, अगर मैं कहता हूं कि एक पर्टिकुलर ड्रग जो है उसका कैंसर पे या सेल साइकिल पे या पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन पे इफेक्ट है, सो दिस इज माय वन हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको मैंने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ। सो बेसिकली आपकी ये कह सकते हैं कि माइक्रोरे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली फोकस्ड नॉर्मली। आप कोई जेनेरिक सवाल नहीं पूछ रहे होते, ठीक है, आप बड़े फिक्स सवाल पूछ रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है, पर्टिकुलर टिश्यू हो सकता है, पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती है, ठीक है, उस पर किसी ड्रग के इफेक्ट हो सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत कुछ है इसमें। सो इसमें 3-4 चीजें एक इन्वेस्टिगेटर डिसाइड कर सकता है, जैसे कि विच फैक्टर्स विल बी वेरीड इन एक एक्सपेरिमेंट में आप कौन से फैक्टर्स को वेरी करेंगे और विच फैक्टर कॉम्बिनेशन आर टू बी टेस्टेड, यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडीशन भी आप कर सकते हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स आप एक्सपेरिमेंट में हैं, जैसे आप डिजीज है, जीन्स हैं, ठीक है, कोई कंडीशन है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं, सो दीज आर द डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कंडीशंस, और इन डिफरेंट इंडिपेंडेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं या फैक्टर्स हैं, इन इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन या कंडीशन आपने टेस्ट करनी है और आपने उस एक्सपेरिमेंट के रेप्लिकाज कितने टेस्ट करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में काम कर रहे होते हैं जिसमें एरर के चांसेस हैं और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप एक दफ़ा सैंपल लें तो आपको डिजायर्ड मेजरमेंट या रिजल्ट ना मिले, और मिल भी जाए रिजल्ट तो शायद वो मेजरमेंट बायस्ड हो किसी एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से, किसी ह्यूमन फ्लॉ की वजह से। सो इट्स पॉसिबल कि आपने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट मेजर किया तो वो फ्लॉड है, उसमें एरर है। सो इन दिस केस आप लोग क्या करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं और फिर मेजरमेंट्स को देखते हैं कि whether they are consistent। अगर वो consistent है तो इसका मतलब है your results are reliable statistically, आपके results statistically reliable हैं। So मैंने ये mention कर दिया हुआ है कि replicas they involve taking multiple samples from the investigated subject। So the purpose is to increase precision precision of measurement and to provide a basis
फॉर एरर एस्टिमेशन मॉडल्स, ठीक है, एरर एस्टिमेशन कि कितने % आपके एरर आया है। अगर आपके पास जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है थोड़ी थोड़ी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यू कैन एस्टिमेट व्हाट आर द चांसेस ऑफ एरर्स एक्चुअली इन दीज काइंड्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव और ओवरऑल एक ओवरव्यू है एक पूरे माइक्रो एक्सपेरिमेंट का। इसमें प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 9 तक यहाँ पे जा रहे हैं और उनके सब प्रोसेसेस जो मेन प्रोसेस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप स्टार्ट करते हैं अपना टास्क या साइंटिफिक एम चूज करके, ठीक है। यू चूज योर साइंटिफिक प्रॉब्लम, आस्क scientific questions, formulate hypotheses and check the literature. लिटरेचर को के चेक करने को आप टेक्स्ट माइंड। सो बेसिकली आप पहले इसकी जो साइंटिफिकली, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द होल पिक्चर एनीवेज। ये वैसे बुक आपके ये मैंने तो उसमें ये ऑलरेडी है। एनीवेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज द साइंटिफिक टास्क और एम, और वो इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है उससे, आपके लिटरेचर रिव्यू से, आपके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से, वो जाती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जस्ट आप डिजाइन करते हैं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। सो यू सिलेक्ट द फैक्टर्स, ठीक है, यू डिफाइन द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आप जो फैक्टर्स जो आप कंसिडर करना चाहते हैं, डिजीज है, कोई जीन है, कोई टिश्यू है, पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है किसी ऑर्गेनिज्म का, सो वो सब जो भी चीज़ आप डिफाइन कर जाते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन से फैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं और कौन सी कंडीशंस में कर रहे हैं। देन डिसाइड ऑन द रेप्लिकेशन कि कितनी बार आप इस चीज को दोहराएंगे। अब अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में नॉर्मली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को 30 टाइम्स दोहराते हैं, 30 टाइम्स रिपीट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को, सेम फैक्टर्स विद सेम कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटिंग कंडीशंस, वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 30 टाइम्स, ठीक है। रूल ऑफ थंब लोगों ने एक बनाया हुआ है कंप्यूटर साइंस में ओवर द इयर्स के, आप एक एक्सपेरिमेंट को एक दफा जब परफॉर्म करते हैं तो इट इज पॉसिबल कि यू गॉट लकी, या यू गॉट आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, या तो उसकी बेस पे हो सकता है कि आप लकी हो गए हो और एक्चुअल वो रिजल्ट्स एक्चुअल रीडिंग्स या मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। देन अगर आप 3-4 बार भी करते हैं और आपकी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आती है और या सेम भी आती है, तो दैट मीन्स कि आपके पास एविडेंस है कि आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ठीक हैं और कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि जिसकी वजह से वो चेंज हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं कंप्यूटर की मदद से भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोसेस रन कर रहा हूँ और ये देखता हूँ कि डिस्क यूजेज, नेटवर्क यूजेज या सीपीयू यूजेज कितनी हो रही है, सो इन दैट केस मेमोरी यूजेज कितनी हो रही है, सो हर बार ये आपको एक ही प्रोसेस के लिए डिफरेंट नजर आएंगी ये वैल्यूज। हो सकता है एग्जीक्यूशन टाइम सेम हो, सिमिलर हो। सिमिलर मैंने इसलिए कहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम एक ही प्रोसेस का कंप्यूटर में कभी भी सेम नहीं होता, नो मैटर व्हाट, क्योंकि कंप्यूटर में बैकग्राउंड पे और बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी जो है वो डिस्क यूजेज है और सीपीयू यूजेज है। सो इन दैट केस दैट मीन्स कि आपके पास वेरिएबिलिटी आ गई ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स इन योर एक्सपेरिमेंट। सो उसकी बेस इसलिए उस चीज को काउंटर करने के लिए यू रिपीट एक्सपेरिमेंट 30 डिफरेंट टाइम्स, 30 मरतबा आप एक एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। लोगों का ये मानना है कि आप जब इस तरह करते हैं तो आपके पास इनफ डाटा आ जाता है
कि आप उसको एक नॉर्मल रीडिंग्स या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकें, ठीक है. सो यू से इट एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Anyways, so decide on the replication of the experiment and then define the decision criteria. ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट डिजाइन की बात हो रही है, तो जहाँ पे आपने फैक्टर्स डिफाइन किए हैं, कंडीशंस डिफाइन किए हैं, रेप्लिकेशंस डिफाइन किए हैं, तो वहाँ पे आप डिसीजन क्राइटेरिया भी डिफाइन करते हैं कि किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि योर एक्सपेरिमेंट्स आर गुड और बैड. फिर आप एनालिसिस टास्क और मेथड्स या स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स आपने अप्लाई करने होते हैं उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फेज में ही डिसाइड करते हैं, ठीक है. So you are designing your whole experiment from A to Z in this particular term. और ये सब डिजाइन आपने किस पे बेस किया है? अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन पे जो आपने एस्टेब्लिश की थी. आपके पास जो साइंटिफिक क्वेश्चन था, एम था, और जो आपका हाइपोथेसिस था, उसकी बेस पे आपने अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया. नेक्स्ट, थर्ड फेज विच इज डिजाइन एंड मेक एरे. सो आप डिज़ाइन करते हैं प्रोब या ऑब्टेन करते हैं डीएनए सीक्वेंस प्रोब और उसको अरे पे अरेंज करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपकी लेते हैं या ट्रैक करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोब सीक्वेंसेस. ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कौन सा प्रोब किस इस एरे पे लगा हुआ है और किस स्पॉट पे लगा हुआ है, सो यू विल इन द एंड परफॉर्म एनी एनालिसिस, ठीक है. सो द फोर्थ वन इज हाइब्रिड एंड स्कैन स्पॉट्स. सो आप कंडीशन या सैंपल लें, आप सैंपल लें और आप उस सैंपल में से आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं और रेफरेंस आरएनए जो आपने आरएनए लेना होता है उसको फिर वो ऑब्टेन करते हैं और फिर कम्पिटिटिव हाइब्रिडाइजेशन की जाती है और हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाती है उसे वॉश ऑफ किया जाता है और वॉश ऑफ करने के बाद उसका इमेज लिया जाता है क्योंकि वो ग्लो करता है, मतलब उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि फ्लोरेसेंट डाइज होती हैं उसमें, तो कम्पिटिटिव हाइब्रिडाइजेशन की वजह से डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्पॉट्स पे आपको नजर आते हैं और वो स्पॉट्स को आप फिर उसका इमेज डाटा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग योर स्कैनर और व्हाटएवर स्पेशलाइज्ड स्कैनर होते हैं उसमें, ठीक है. और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, जब वो डिजिटल इमेज उसका प्रोड्यूस हो जाता है तो आप उसको लिंक करते हैं कि किस स्पॉट पे क्या टारगेट इंफॉर्मेशन था या क्या प्रोब सीक्वेंस था, ठीक है. तब आपके पास इस स्टेज तक, फोर्थ स्टेज तक आपके पास रॉ इमेज डाटा आ गया, ठीक है. आपके पास ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद एक रॉ इमेज डाटा आ गया है. अब नाउ इट इज इमेज डाटा. नाउ यू हैव टू प्रोसेस दिस इमेज. अब इसको प्रोसेस करने का मतलब ये है कि इससे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज डिराइव करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. सो फर्स्ट स्टेप, इसके स्टेप प्रोसेस इमेज में आप इमेजेस को जो स्टोर होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसको सेव जगह पे स्टोर करते हैं, उसके स्पॉट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है. उसके स्पॉट्स को एनालाइज करने के बाद उसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स को एस्टिमेट करते हैं क्योंकि यही हमारा मेन टास्क है. इसकी बेस पे हमने डाटा एनालिसिस करना है. सो इमेज कलेक्ट किया, उसमें से उसके स्पॉट्स को एनालाइज करके न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स को एस्टिमेट किया. उन मेजरमेंट्स को आप नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज करते हैं. नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो आप मेजरमेंट्स पे अप्लाई करते हैं. वो क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी जस्ट इतने के लिए नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. और उस ये न्यूमेरिकल डाटा जब आपके पास आ गया
को इस इंफॉर्मेशन को आप अपनी इंफॉर्मेशन के साथ ट्रैक करते हैं, जो आपके पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है माइक्रोरे के लिहाज से कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ये सीक्वेंस प्रॉप सीक्वेंस है, तो उस इंफॉर्मेशन के साथ आप ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप जो कि डिराइव डाटा मैट्रिक्स है. अब आपके पास फिफ्थ प्रोसेस तक आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आ गया. सो लास्ट स्टेप तक फोर्थ स्टेप के बाद आपके पास रॉ इमेज डाटा था. रॉ इमेज डाटा से आपने वैल्यूज डिराइव कर ली उसको प्रोसेस करके, और प्रोसेस करने के बाद अब आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज विच आर असाइंड टू ईच spot या each hybridization reaction according to the you can image analysis. So numerical data आपने derive कर लिया, और ये numerical data input as a input जाता है towards the next step जो कि है derive data matrix. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, numerical data sets को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को फ्रॉम मल्टीपल अरेज, और इंटीग्रेट करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन को इसके साथ जो नोन होती है, और आप डाटा मैट्रिक्स एक बना लेते हैं. सो बेसिकली इसका मकसद आपका डाटा मैट्रिक्स बनाना है. वो डाटा मैट्रिक्स कैसे बनती है वो आगे देखेंगे. अभी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. बेसिकली आप न्यूमेरिकल डाटा आ गया, आपने उसको प्रोसेस स्टोर करके कलेक्ट करके स्टोर करके उसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है. अब वो मैट्रिक्स जो आपके पास आ गई है उसको आपने प्री प्रोसेस करना है. प्री प्रोसेसिंग किसी भी चीज़ की, किसी भी डाटा की बड़ी कॉमन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में. प्री प्रोसेसिंग किस लिए की जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं. मोस्टली जो चीज़ें आती हैं उसमें बड़ी कॉमन एक फैक्टर है, वो है आपका की मिसिंग वैल्यूज़. मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं? मिसिंग वैल्यूज़ ये होती हैं कि आपने जब रॉ इमेज लिया तो हो सकता है इमेज में आपके पास स्कैनर की वजह से कोई एक स्पॉट या कोई एक पिक्सल भी अगर मिस हो गया है ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजंस, तो इसका मतलब है वो न्यूमेरिकल डाटा में वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मिसिंग हो जाएगी, या आपके पास इमेज बिल्कुल ठीक था और वो जब प्रोसेस हुआ इमेज और उसको आपने न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट किया, तो उस न्यूमेरिकल डाटा कन्वर्जन में कहीं पे फ्लो था, एरर था या बग था, जिसकी वजह से कहीं कहीं मतलब वो मिसिंग वैल्यू आ गई है. मतलब क्योंकि ये सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यू आर नॉट डूइंग इट बाय यूजिंग योर नेकेड आई. आप 30,000 स्पॉट्स को या 5 लाख स्पॉट्स को जो है वो नेकेड आई से नहीं प्रोसेस कर रहे होंगे. सो इट इज हाईली पॉसिबल के कहीं बहुत सारी जगहों पे मिसिंग वैल्यूज आए. सो उन मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल करते हैं. उसके लिए बहुत ज्यादा काम हो चुका है, बहुत जबरदस्त टेक्निक्स है, और ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी कोई करना चाहे तो बहुत जबरदस्त काम होगा. सो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना ये एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है. हम अभी एक्चुअल माइक्रो डाटा वो उसको इंटरप्रेट या एनालाइज नहीं किया, ठीक है, हम उसको भी प्री प्रोसेस कर रहे हैं. उसको नॉर्मलाइजेशन अगर रिक्वायर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है. ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए करनी पड़ती है कि आप जो आगे नेक्स्ट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो डिजाइन आपने चूज किया है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपके पास जो डाटा मैट्रिक्स में जो वैल्यूज हैं वो कंपैटिबल ना हो, तो आपको उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़े. तो ट्रांसफॉर्मेशन can also be part of pre-processing. Then variable selection या feature selection.
नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रोरे, और इस पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है, इस पे मैंने भी काम किया हुआ, मेरी एक पब्लिकेशन भी है। सो फीचर सिलेक्शन या वेरिएबल सिलेक्शन बेसिकली ये होती है कि आपके पास ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा है, आप एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए, मशीन लर्निंग के, उनको यूज़ करते हुए कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि हर एल्गोरिथम की डिफरेंट एक क्या कहते हैं कैपेसिटी है, एप्लीकेशन एरिया है। सो आपको वो एल्गोरिथम आपको डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके देते हैं कि दीज फीचर्स आर रेलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और उन फीचर्स को आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स में। सो फीचर सिलेक्शन इज ऑल्सो टेक्निक है जहाँ पे आपके पास इतने ज्यादा वेरिएबल्स या फीचर्स मौजूद हैं, मतलब 50,000 इन दिस केस। अगर आपकी अरे की जो इंटायर लेंथ है, अगर वो 30,000 फीचर्स हैं, 50,000 फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है आपके पास 50,000 फीचर्स हैं जिसमें अब आपने नैरो डाउन करना है, क्योंकि ऑल द फीचर्स आर नॉट रेलेवेंट स्टैटिस्टिकली या न्यूमेरिकली। तमाम फीचर्स रेलेवेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है जिनकी फीचर वैल्यूज या न्यूमेरिकल वैल्यूज अनयूजुअल हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी। सो जो फीचर सिलेक्शन की जाती है अपने आपके नंबर ऑफ फीचर्स को, यानी अगर 50,000 फीचर्स हैं या 5 लाख फीचर्स हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हो सकता है इन दी एंड आपके पास सिर्फ 1,000 फीचर्स या 500 फीचर्स या 200 फीचर्स बचे। सो फीचर सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस मोस्टली। और फीचर सिलेक्शन पे बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाना चाहें। सो नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज एंड मॉडल। सो आपके पास ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आ गया, प्री प्रोसेसिंग होके, ट्रांसफॉर्मेशन होके एक अलग से मैट्रिक्स आ गया आपके पास, और वो मैट्रिक्स जो है उसको अब आपने एनालाइज करना है और उसकी मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिग्रेशन कर सकते हैं, उसके अलावा रेगुलेटरी नेटवर्क मॉडलिंग है, इसे पाथवे मॉडलिंग भी कहते हैं, विजुअलाइजेशन है, एंड सो ऑन। यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन, क्लस्टर एनालिसिस, रिग्रेशन। अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि क्या आप लोगों को ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड ज़्यादातर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स हैं डिफरेंट, क्या आपको पता है कि रिग्रेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी आइडिया? एनीबॉडी? सभी लोग खामोश हैं या तो सब सो गए लगता है। कोई बताना चाहेगा कि क्या आप लोगों को इस बारे में आइडिया है, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन या कोरिलेशन? आई गेस इस खामोशी से मुझे ये लग रहा है कि किसी को आइडिया नहीं है, या सभी लोग जो ना सो गए। एनीवेज, सो बेसिकली ये मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं, इनको किसी वक्त में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ये मॉडलिंग और एनालिसिस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, सो इस स्टेज पे आपको रियलाइज हो सकता है कि आपके पास जो डाटा मैट्रिक्स है, या जो आपके पास ट्रांसफॉर्म डाटा मैट्रिक्स आया है, वो नहीं है जो आपको चाहिए था, या उससे कोई यूजफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इस स्टेज पे हमारे पास मॉडल्स या रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और हम ये असेस करना शुरू कर देते हैं कि वेदर इट इज
वर्थ इट या हमें अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर तो इट इज वर्थ इट तो आप आगे इंटरप्रिटेशन और वैलिडेशन की तरफ जाते हैं, अगर नहीं तो इसका मतलब है यू हैव टू चेंज योर प्रोसेसिंग। और उस प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं, आप इमेज जो आपके पास रॉ डाटा था उसको दोबारा प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपके पास रॉ डाटा से ही आपने दोबारा लेके चलना है, उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट करनी है, मे बी बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम टू एक्सट्रैक्ट द न्यूमेरिकल वैल्यूज or maybe using different data metrics or maybe using different transformation. So anything can be different. ये stage 5, stage 6, stage 7 और stage 8, अब इस सब में डिफरेंट एल्गोरिथम्स मौजूद हैं और ये सब में एक सेपरेट एरियाज हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, इमेज प्रोसेसिंग हो, न्यूमेरिकल डाटा क्रिएशन हो, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हो या एनालिसिस और मॉडलिंग हो, इन सब के बेतहाशा एल्गोरिदम हैं मशीन लर्निंग में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में और नॉन मशीन लर्निंग में भी, ठीक है, मशीन लर्निंग के अलावा भी। इसमें बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ है, इसमें से हर एक में सब एरियाज हैं और हर एरिया में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई हुई है। इफ इन केस अगर आप लोग इस बारे में एंथुसियास्टिक हो और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो एनीवेज, लेट्स मूव टुवर्ड्स कि आपके पास एक मॉडल आ गया है, एट्थ जो आपकी स्टेज थी उसमें आपके पास मॉडल आ गया है। मॉडलिंग के बेस पे आप या तो इस पूरे प्रोसेस को दोबारा रिसाइकल करेंगे, मतलब फ्रॉम रॉ इमेज डाटा टू ऑनवर्ड, या फिर आगे उसकी इंटरप्रिटेशन और वैलिडेशन की तरफ से जाएंगे। नाउ इंटरप्रिटेशन और वैलिडेशन में आप नॉर्मली लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन और वैलिडेशन से मुराद ये कि आपकी जो मॉडलिंग की जो रिजल्ट होते हैं नॉर्मली दे आर आल्सो सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, या आपकी एक्यूरेसी हो सकती है, आपकी प्रेडिक्शन हो एक्यूरेसी हो सकती है एंड सो ऑन। सो आप उन और कोई अपने हाइपोथेसिस जो आपने शुरू में एस्टेब्लिश किया था उसको देखते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। फिर आप उसको बायोलॉजिकल वैलिडेशन जिसे कहते हैं, आप फर्दर लैब में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रन करके भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। सो क्रॉस वैलिडेशन हो सकती है, किसी और ने काम किया था और उसका आपने वैलिडेट किया अपने पास से और आपने देखा कि यस ये ऐसा ही है। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट इट, और ये सारा काम कंप्यूटेशनली हो रहा है। 9th स्टेप में नॉर्मली आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन और वैलिडेशन ऑफ द रिजल्ट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एक्चुअली इन इटसेल्फ। सो ये एक पूरा माइक्रोरे डाटा एनालिसिस का प्रोसेस था। सो अगर हम देखें तो ये जो नंबर 1, 2, 3, 4 पहली 4 जो स्टेजेस हैं, ये नॉर्मली यहां तक आपका लैब एक्सपेरिमेंट है और आपके पास अब माइक्रोरे डाटा की जो लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिसमें उनके इमेजेस भी पड़े हुए हैं, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पड़ी हैं एंड सो ऑन। सो दैट मींस कि आपको ये पहली 4 स्टेजेस करने की एज अ बायोइंफॉर्मेटिशियन, तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज पिक आइदर ऑफ दीज, ठीक है, चाहे इमेज प्रोसेसिंग में, चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस या डाटा मैट्रिक्स क्रिएशन या एनालिसिस और मॉडलिंग। नॉर्मली लोग एनालिसिस और मॉडलिंग या फीचर सिलेक्शन की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं, सो फीचर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली आप लोग जो ये 5th, 6th, 7th, 8th इनमें से किसी भी एक एरिया में बड़ा अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। So that's how this is a big picture of you can say microarray data analysis। और इससे रिलेटेड किसी
कोई सवाल है तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू आस्क। जी।